प्लीज़ बी सिट डाउन। बैठ जाइए। हम लोग क्लास शुरू करें उससे पहले भारत सरकार के एक बहुत अच्छे निर्णय को हम लोगों को यहाँ डिस्कशन करना चाहिए। और मुझे लगता है ये जीएस का प्रश्न भी है और ये लीगल जीएस का प्रश्न भी है। और सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ हम जानते हैं कि हमें कुछ 6 चीज़ों की आवश्यकता होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। फिर से बताता हूँ, ये 6 चीज़ें अगर किसी को मिल जाती हैं तो आप ये समझिए कि वो परफेक्ट व्यक्ति है। क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। अब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य एक बड़ी बात है। भारतवर्ष में सदैव से स्वास्थ्य घर का रहा है, वैद्यों की व्यवस्था रही है। और उस समय आयु अगर ज्योतिष शास्त्र भी देखेंगे तो 120 वर्ष है। आज ये क्या हो गया कि 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष आयु रह गई है। उसके पीछे का एक बड़ा कारण लोगों का कहना है कि आज की जो मेडिकल साइंस है वो इमेच्योर साइंस है। और इमेच्योर साइंस के बाद उसमें बहुत बड़े स्तर पर करप्शन भी आ गया। आप सोच कर देखिए कि 2000 उन वो 1988 में 1988 में एक कानून वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन ने एक गाइडलाइन जारी की। वर्ल्ड इसको कहा गया एथिकल क्राइटेरिया फॉर मेडिकल ड्रग्स प्रमोशन, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन 1988। 1988 में ये बात तय की गई विश्व लेवल पर कि मेडिकल साइंस के मामले में हमें प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। जो डॉक्टर और ड्रग कंपनियां आपस में मिलकर देश को या कहीं भी लोगों को बीमार कर रही हैं, या लोग या उसमें जो हाइप इतनी आ गई है कि आम व्यक्ति के द्वारा स्वास्थ्य की चिंता करवाना, आम व्यक्ति के द्वारा अपना इलाज करवाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक रिसर्च तो ये भी आ रही है कि आजकल डॉक्टर्स जो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो कंपनी अप्रूवल से पहले ही डॉक्टरों से मिल लेती है और डॉक्टरों को कन्विंस कर लेती है। जब अप्रूवल उसको मिलता है तो मार्केट में लॉन्च कर देती है, एकदम मार्केट उठ जाती है। यानी कि उसके पास अप्रूवल भी नहीं है और वो मेडिसिन उसने पहुंचा दी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्वालिफिकेशन नहीं है जिस चीज़ की, वो मेडिसिन का प्रमोशन उस डॉक्टर को कर दिया। डॉक्टर के पास जिस बात की स्पेशलाइजेशन नहीं है उस विषय पर डॉक्टरों को कॉन्फ्रेंस करके एजुकेट किया जा रहा है। प्रमोशनल मेडिसिन्स भेजी जा रही हैं, डील की जा रही है, डॉक्टर्स को बेनिफिट दिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जा रहा है, विदेश यात्राएं करवाई जा रही हैं। जो डॉक्टर जितनी ज़्यादा मेडिसिन लिख देगा उसको उतने बड़े वर्ल्ड टूर पर भेजेंगे। डॉक्टर जो करोड़ों रुपए खर्च करके आजकल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं, करोड़ों रुपए मेडिकल मेडिकल की एजुकेशन लेकर आता है। और सबसे प्रॉफिटेबल अगर इस समय कोई बिजनेस है, वैसे तो स्वास्थ्य बिजनेस का पार्ट नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा बिजनेस का पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आज अगर सबसे अच्छा फ्रूटफुल बिजनेस कोई है तो वो स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में ऑनरेबल मतलब विश्व लेवल पर हेल्थ एसोसिएशन ने ये तय किया था कि डॉक्टरों को और कंपनियों के जो कोल्यूशन है इस पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, और हम उसकी पार्टी थे 1988 में, दुर्भाग्यवश वो हम भारत में लागू नहीं कर पाए। 2014 में मोदी जी की सरकार जब बैठी, केंद्र में जो नई सरकार बैठी, उसने एक गाइडलाइन इशू की। 2014 में उसने एक गाइडेंस इशू की और उस गाइडेंस में उसने कहा कि भाई देखिए, ये जो मेडिसिन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमको लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ती है, हमको लगाम लगाना चाहिए, हमको इस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए। पहले तो वो सेल्फ गाइडेड की बात कही उन्होंने। सेल्फ गाइडेड के बात का मतलब है कि वो भाई अपने ऊपर प्रतिबंध लगा लो, ऐसा ना हो कि हमको प्रतिबंध लगाना पड़े। और आप सेल्फ रेगुलेटरी हो जाइए। आपको याद है मीडिया के विषय में भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, वकीलों के विषय में भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। और ये जितनी प्रैक्टिस की फील्डें थी, केंद्र सरकार ने 2014 में आने के बाद ये कहा कि भाई आप अपने यहाँ अपनी व्यवस्था कुछ वैसी कर लीजिए।
लेकिन शायद ही कहीं ऐसा हो पाया हो। हालांकि केंद्र सरकार ने 2014 के बाद बड़ी व्यवस्थाएं की। दे हैव ट्राइड टू मिनिमाइज द करप्शन इन मेडिसिन। लेकिन मेडिसिन इंडस्ट्री भारत की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इतने बड़े व्यापक स्तर पर काम करती है, और उसका वो इंडस्ट्री बड़ी है, वो विदेशों में बेचे समस्या नहीं है, वो भारत में ही एक्सप्लोर करती है। और आज अगर कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान है, तो वो मेडिकल सेवाओं से है। छोटी छोटी जगहों पर एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं, छोटी छोटी एमआरआई मशीनें बेच दी गई हैं, छोटी छोटी अल्ट्रासाउंड मशीनें, बड़ी बड़ी आप सोचिए सिटी स्कैन की मशीनें, और डॉक्टर्स स्किल्ड नहीं। डॉक्टर ने अपना लगा लिया, भाई दुकान है, एक खरीद लाया मशीन, कुछ भी निकालने लगा, रिपोर्ट बनाने लगा। अब ये समस्याएं हमारे देश में बहुत बड़ी हो गई। एक तो ये भी लोगों का कहना शुरू हुआ कि भी डॉक्टर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने हिसाब से लेबोरेटरी की रिपोर्ट बनवानी शुरू कर दी, और फिर वो रिपोर्ट जब पेशेंट के तीमारदारों ने देखी नाव कि वो तो बहुत उद्वेलित हो गए, और उनको लगा कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया। अब तो जो चाहो सो पैसा खर्च हो जाए, भाई इनको बचा लो। अच्छा खासा हट्टा खट्टा व्यक्ति अस्पताल में जा रहा है और वो बीमार हो रहा है, या बीमार नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा अंदर ये पनप रहा, वो पनप रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, इस तरह की तमाम तरह की बातें। तो ये एक बड़ी समस्या होती दिखाई दे रही है। अब इस समस्या में ये भी हो गया कि दवा कंपनियों ने डॉक्टरों को साट लिया, उनके एमआरपीज पर कुछ भी लिखा हुआ है, फिर जेनेरिक मेडिसिन। इसलिए देश की सरकार ने उस समय प्रधानमंत्री औषधालय खोले जिनमें जेन्युइन रेट हों। आप सोचो कि 100 रुपये की दवा 10 रुपये की भी वहाँ मिलती है। आखिर ये 90 रुपये कहाँ जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री औषधालय में 100 रुपये वाली दवा 10 रुपये की बिक सकती है, तो मार्केट में वो 20 रुपये की क्यों नहीं बिक सकती? 10 रुपये का जो मार्जिन है वो 10 रुपये में क्यों नहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी काम कर सकती है? और 10 रुपये की 100 रुपये प्रिंट की दवा 10 रुपये की अगर प्रधानमंत्री औषधालय में बिक रही है, तो फिर प्रधानमंत्री औषधालय में जो लोग औषधालय चला रहे हैं वो भी तो कुछ उसमें कमा रहे होंगे, वो भी तो एक कंपनी होगी, वो भी तो दवा चला रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि करप्शन 90% व्याप्त हो चुका है। स्टंट की कीमत भारत सरकार ने तय की। मेडिकल एसोसिएशंस को, मेडिकल काउंसिल को बोला कि अपने डॉक्टर से कहो कि फार्मूला लिखें, मेडिसिन का ब्रांड नहीं, ब्रांड के नाम से ना लिखकर उसका फार्मूला लिखें, ब्रांड भले ही लिखें, फार्मूला लिखें। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में किसी डॉक्टर ने वो ब्रांड छोड़कर फार्मूला लिखना शुरू किया हो। यहाँ तक हो गया कि डॉक्टरों ने अपनी दवाएं, मैं अपनी मदर का हाल बताता हूँ। मेरी मदर एक हॉस्पिटल में अच्छी खासी गई, एडमिट हो गई, और ये हुआ कि भाई उनका ये दर्द हो रहा है, कोई फीवर नहीं उतर रहा है। डॉक्टर ने लंबी चौड़ी बातें बता दी, 10,000 के टेस्ट करवा डाले, और टेस्ट की रिपोर्ट आती उससे पहले मतलब 5 से 7 हज़ार रुपये रोज की दवा लिख दी। हमें लगा कि चलो ठीक है डॉक्टर ने, लेकिन फीस नहीं ली डॉक्टर ने फीस न लेके पर्चा लिखा, और उसके अंदर मेडिकल स्टोर था, मेडिसिन स्टोर था, उसने अपने फार्मासिस्ट को दे दिया कि भाई ये दे दो। अब उसने दवा दी तो मालूम पड़ा कि वो तो 20,000 रुपये की है। टेस्ट अभी जो उसने करवाए वो तो करवाए, 20,000 की दवा लिख दी। भाई पहली बार गए थे, ले आए, लाने के बाद जब उस मेडिसिन को दोबारा लाने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे मेडिकल स्टोर वाले, मेडिसिन हाउस वाले कुछ लोग मित्र हैं, उन्होंने भैया ये फार्मूले की दवा हमको ला दो। अब उन्होंने वो ढूंढना, हमने कहा यही दवा हमको ला दो, तो वो मेडिसिन पूरी मार्केट में ढूंढ डाली, वो मेडिसिन मिली नहीं। पापा मेडिसिन के नाम से कोई मेडिसिन थी, पापा मेडिसिन के नाम से कोई इंडस्ट्री थी, कंपनी थी, वो बना रही थी, बनाकर वो डॉक्टर को भेज रही थी। अब वो चूँकि पूरी मार्केट में वो मेडिसिन मिली ही नहीं जिस स्टोर में उसने दी थी उसके अलावा, तो मैंने कहा कि इसका फार्मूला देख लो भाई, इसी फार्मूले की दूसरी ला दो। आप सोचिए वो जो 2,000-1,500 रुपये का इंजेक्शन था वो 300 रुपये 250 रुपये का था। कमाल है। उस डॉक्टर के इस कारनामे पर जब पूरी मेडिसिन देखी गई तो जो उसने 20,000 की दवा लिखी थी वो 3,000 रुपये की मिल गई। आप सोचो कितने गुना, 6 गुना, 7 गुना रेट में फ़र्क है। खुद ही डॉक्टर है, खुद ही मेडिकल स्टोर खोले हैं, डॉक्टर खुद ही जांच करवाता है और दवाएं लिखता है, वो खुद क्वालिफाइड नहीं है, ऑर्थो है या कोई और है या कोई और है। लेकिन लोग बेचारे क्या करें, सस्ता है कहते फीस नहीं ले रहा बेचारा, बड़ी मेहनत करता है, ये करता है, ध्यान देता है, लेकिन वो आपसे फीस न लेकर उसने 30-32 हज़ार रुपये का जो बिल बनाया पहले दिन,
जबकि वो हकीकत में 5,000 रुपये का बिल था, जो अगर सही से लिखता। तो ये बड़ा समस्या आ गई। दूसरे डॉक्टर को जब दिखाया तो उसने कहा भाई ये जो पुरानी वाली रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स को मैं नहीं मानता, मैं अपनी करवाऊंगा। अब हमने कहा साहब ये अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट हुई हैं, आप 2 दिन में दूसरी करवाएंगे? बोले नहीं नहीं मैं नहीं मानता। तो एक किसी सज्जन ने हमको बताया कि डॉक्टर अपने हिसाब से रिपोर्टें भी बनाती हैं, और उन डॉक्टर साहब ने जब फ़ोन किया उसको, उसी पैथोलॉजी को जिससे पहले हुई थी, तो उसको उन्होंने कहा कि भाई ये जो दवा, ये जो जांच है वो जेन्युइन होनी चाहिए, 50% दुबे जी से ले लो, अपने खास आदमी। 50% पर वही जांचें दोबारा हुई, कुछ वेरिएशन भी निकला। अब समझ नहीं आ रहा था कि वाकई में वो पहले वाला डॉक्टर सही था, दूसरा वाला डॉक्टर सही था, सेम पैथोलॉजी से एक बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ। बड़ी समस्या भाई। बाद में वो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं आप एक काम करो, ये आधा टैबलेट इनका इलाज है, ये हमने पकड़ ली है बीमारी, आधी टैबलेट इनको सुबह शाम दीजिए। आधी टैबलेट सुबह शाम देकर 1 हफ्ते में वो ठीक हो गई। ईस्ट बन रहा था कुछ, तो वो ठीक हो गई। लेकिन आप सोच कर देखिए कि 32,000 की दवा उस डॉक्टर ने, पहले वाले डॉक्टर ने लिख दी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और वो टैबलेट 2 रुपए की एक मिली। जो टैबलेट हमारे जानने वाले डॉक्टर साहब ने लिखी थी, वो अपने कहीं गवर्नमेंट से रिटायर्ड व्यक्ति थे और अपना समय काट रहे थे, वो उनके बच्चे बच्चे सब सेटल्ड थे तो समय काट रहे थे, प्रैक्टिस, शरीर चलाने के लिए कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। आप सोचो कि कितना बड़ा खेल है, इसको कैसे निपटा जाए, इसको कैसे समझा जाए, इसको क्या समझा जाए, मुझे समझ नहीं आया। सवाल यहाँ पर यह है कि इन पर रोक कौन लगाएगा। अब इन्होंने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो बाबा रामदेव के ऊपर मुकदमा कर दिया। उन्होंने जब चैलेंज किया फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, उन्होंने जब चैलेंज किया तो उनके ऊपर मुकदमा हो गया। आप याद करिए कि राजीव दीक्षित जी बाबा रामदेव के साथ ही जुड़े हुए थे, वो झारखंड प्रवास, मतलब पूरे विश्व, पूरे देश में वो इन मेडिसिन के खिलाफ एक अभियान छेड़े हुए थे, घरेलू इलाजों की बात कर रहे थे, होम्योपैथ के इलाज की बात कर रहे थे, घरेलू डोमेस्टिक जो आपके किचन विज्ञान है, किचन विज्ञान समझा रहे थे, बड़ी कंपनियों की साजिश देश में क्या हो रही है या होती है वो समझा रहे थे। उनकी हत्या कर दी गई। राजीव दीक्षित जी की हत्या कर दी गई आज से 20 साल पहले, या जो भी 18 साल, 20 साल, 15 साल पहले। लेकिन आज माहौल देश में ऐसा हो गया है कि भारत की सरकार ने 2014 में आने के बाद उसने एक नया काम शुरू किया और ये कहा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर हम भारत में रिसर्च करवाएंगे, एविडेंस बेस्ड रिसर्च करवाएंगे। आयुर्वेद कह देते अगर वो, तो समस्या खड़ी हो जाती। इसलिए उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम करना शुरू किया। ट्रेडिशनल मेडिसिन के मामले में वो तुलसी भाई, WHO वाले, उनको बुलाया, गुजरात में उनकी फंडिंग करी, एक सेंटर खोला गया, WHO की नेतृत्व में खोला गया, ताकि विश्व जो है वो हमारे आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज कर सके। और हम आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं। भारत में जान बचाना ज़्यादा जरूरी है, मेडिसिन देना और कैसे बचाई जाए इसकी व्यवस्था भारतीय, चूँकि अपनी परंपरा है, भारतीय अपना सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। सवाल यहाँ पर पैदा हुआ कि जब बाबा रामदेव बड़ी तेज़ी से देश में आगे बढ़े और तमाम तरह के साधु संतों ने फार्मेसी खोलनी शुरू करी गुरुकुलों में, तो बाबा रामदेव के ऊपर IMA ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर उल्लंघन का मुकदमा कर दिया। कुछ आयुर्वेदाचार्यों ने केस फाइल किया कि एक ही सरकारी हॉस्पिटल में हम भी नौकरी करते हैं, उसी सरकारी हॉस्पिटल में एक इंग्लिश मेडिसिन देने वाला नौकरी करता है, वो भी 8 घंटे देता है, हम भी 8 घंटे देते हैं, हम भी पढ़कर आए और वो भी पढ़कर आए, मेरी सैलरी उसके बराबर क्यों नहीं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कह दिया कि नहीं नहीं, आप उनसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन है और आपकी, भैया उनकी सैलरी बराबर नहीं हो सकती, काम सेम करेंगे, सैलरी बराबर नहीं हो सकती। बाबा रामदेव कहते हैं जो इनक्यूरेबल समस्याएं हैं, अनक्यूरेबल हैं, उनको मैं क्योर कर दूंगा, मेरे पास एविडेंसेस हैं। हजारों लोगों को वो खड़ा करते हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में IMA ने कहा, IMA पर नोटिस कर दिया, बाबा रामदेव से कहा भ्रामक विज्ञापन मत करें, ये स्टेटमेंट मत दें, और जब उन्होंने कहा कि मेरे पास एविडेंस है, मैं सारे एविडेंस लेकर आऊँगा, तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चला दी। बाबा रामदेव के इस काम को मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार निश्चित रूप से, आज की जो केंद्र की सरकार है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पर चूंकि काम कर रही है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब है यही आयुर्वेद, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर काम कर रही है, WHO को कन्विंस करके आई है, मोटे अनाज पर काम कर रही है, इसलिए उसने ये तय किया होगा निश्चित रूप से
कि जो हमने 2014 में गाइडलाइंस इशू की थी, रिक्वेस्ट किया था कि फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस अपने डॉक्टरों, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों या जो मेडिसिन बनाते हैं या जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, मेडिकल प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं, उनको मार्केटिंग की जो व्यवस्था है उसमें अपना लगाम लगाएं 1988 की वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन की गाइडेंस के अनुसार। लेकिन वैसा हो नहीं पाया। नतीजा निकला कि अभी 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने, या मैं कहूँ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने, डीओपी ने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर दी, जिस गाइडलाइन को यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2014 कहा गया, यूसीपीएमपी 2024। और उस समय भी केंद्र सरकार ने ये कहा था कि अगर नहीं मानोगे तो फिर हम, अगर आप उस पर लगाम नहीं लगा पाए तो हम इस पर इंस्टीट्यूट पास कर देंगे, यानी कि कानून पास करके इसको रोक देंगे। मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाया, तो केंद्र सरकार ने 2014 का चुनाव से जस्ट पहले, यानी कि 2 दिन पहले, इस पर गाइडलाइंस इशू कर दी। अब गाइडलाइंस बड़ी खतरनाक हैं, खास तौर से ये उन पर बांध लगाती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी दवा बना रही है और डॉक्टर की साठगांठ से 10 रुपए का इलाज 100 रुपए में कर रही है। डॉक्टर अपनी फीस भी ले रहा है और मेडिसिन भी अपनी ही ले रहा है, उसके ही मेडिकल स्टोर पर मिल रही है या उसके द्वारा रिकॉग्नाइज मेडिकल स्टोर पर मिल रही, बाकी पूरे शहर में वो दवा नहीं। एक ब्रांड, एक मेडिसिन, एक डॉक्टर को पकड़ा दी, वो सेम दवा सारे डॉक्टर्स नहीं लिखते उधर के, वहाँ के, वो उस एक स्पेसिफिक ग्राउंड के सारे डॉक्टर नहीं लिखेंगे, वो केवल एक ही डॉक्टर लिखेगा। तो उस फील्ड के अगर 10 डॉक्टर हैं तो 10 का ब्रांड अलग अलग होगा और 10 के मेडिकल स्टोर अलग अलग होंगे। वो पता है कि कहाँ मिलेगा। अगर आप उससे कह दो कि साहब ये तो है नहीं, तो मिल नहीं रही, तो वो कहेगा वहाँ फला जगह चले जाओ, वहाँ मिलेगी। यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको इस एक्ट के अनुसार सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहा गया, बोले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज एन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। तो उन्होंने कहा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी भी फॉर्म में, चाहे उसको मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव कहो, एमआर कहो, एसआर कहो, टीआर कहो, पीआर कहो, जो भी शब्द इस्तेमाल करो, जो सेल्स के लिए जा रहा है उस पर कंपनियों के ऊपर बैन लगाया जाता है। इसको यूसीपीएमपी जिसको शब्द दिया है, इसकी कुछ खास बातें बताई गई हैं। पहली बात तो ये है कि जो आप गिफ्ट देते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो डॉक्टर्स को गिफ्ट देती हैं, वो गिफ्ट उनको नहीं दिए जाएंगे। 1,000 रुपए से ऊपर का कोई गिफ्ट कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी डॉक्टर को नहीं दे सकती। 1,000 रुपए के गिफ्ट में भी ध्यान रखने की बात यह है कि उसका कॉमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। आप कैलेंडर दे दीजिए, वो बेच ना सके, आप कुछ भी दे दीजिए, वो बेच ना सके। दूसरी बात उन्होंने इसमें बैन लगाया कि जो डॉक्टर जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट ना हो उसको वो मेडिसिन नहीं दी जा सकती, सैंपल में भी नहीं दी जा सकती। सपोज डॉक्टर है लंग्स का या डॉक्टर है हड्डी का, और उसको दवा दे रहे हो लंग्स वाले डॉक्टर की, यानी कि वो कोई और फिजिशियन की दवा दे रहे हो या कुछ भी। कुल मिलाकर मैं क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस एक्ट में जो उन्होंने लिखा है, इस कोड में जो लिखा है, उस कोड में उन्होंने कहा कि आप केवल स्पेशलाइज, जो स्पेशलिस्ट है जिस मेडिसिन का, उसी डॉक्टर को उसका सैंपल दे सकते हो, सबको बांटते नहीं घूमोगे साहब ये लिखिए और ये हो जाएगा। क्या होता है, डॉक्टर के पास इलाज कुछ और है, जैसे मैंने कहा कि वो एक आधी गोली वो इलाज था और डॉक्टर ने दवा लिख दी 20,000 रुपये की, जबकि वो उसका स्पेशलिस्ट नहीं, तो फिर उस डॉक्टर के पास वो सैंपल नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% से ऊपर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2% से ऊपर वो डॉक्टर्स के ऊपर खर्चा नहीं कर सकती, इस पर खर्चा नहीं कर सकती। जो गिफ्ट दे रहे हो वो 2%, आपका अगर 1 करोड़ पैदा करते हो तो 2 लाख रुपए का, इससे ज़्यादा नहीं। तीसरी बात उन्होंने कह दिया, जो कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते हो उन कॉन्फ्रेंसेस में केवल किराया या ट्रैवलिंग अलाउंस उसको मिलेगा जो स्पीकर है उस कॉन्फ्रेंस का। अगर उस कॉन्फ्रेंस, वो भी एजुकेशनल मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसके लिए जो स्पीकर आपने बुलाया है या जो डॉक्टर बुलाया है जो स्पेशलिस्ट है, उसका भाड़ा तो दोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर आएंगे तो सबका किराया भाड़ा आप दे रहे हो, एक पिकनिक वहाँ पर मनवा रहे हो, वहाँ पर घुमा रहे हो, वहाँ बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे रहे हो, दुनिया भर के सेक्स रैकेट चलते होंगे, उनमें कहीं वो ऑबलाइज करने वहाँ जाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आप वो नहीं कर सकते। अगली बात उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड टूर जो लगवाते हो ना, कि मेडिसिन डॉक्टर्स को वर्ल्ड टूर, वो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं करोगे।
और इसके बाद आप अपनी जो प्राइस फिक्स की है, जो भी आपने ये सिस्टम किया है, अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड करोगे, कितने की मेडिसिन बनाई, कितने की बेची, कितना ऑबलाइज किया, कितने % खर्च किया, कितना मार्केटिंग में खर्च किया, कितना किस में खर्च किया। तो ये बात बिल्कुल चरितार्थ उन्होंने कर दी कि देखिए, जो डॉक्टर के पास पैसा जाता है वो आपको वेबसाइट पर लिखना पड़ेगा, आपने किस डॉक्टर को कितना ऑबलाइज किया। वो आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा कि किस डॉक्टर के ऊपर कितना खर्चा किया। वो आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा कि मेडिसिन आपने कितने की बेची, मार्केट में आई। इससे 2-3 मतलब निकाले जाने चाहिए। वो मतलब ये हैं कि आपको इनकम टैक्स में रिटर्न दाखिल करते समय मार्केटिंग का जो पैसा है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना खर्च किया। अब इस पर दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेस में खर्चा है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप किसी को ऑबलाइज नहीं कर सकते, कैश ट्रांजैक्शन किसी को नहीं कर सकते, डॉक्टर्स को गिफ्ट नहीं दे सकते, डॉक्टर्स को मेडिसिन की सैंपल नहीं दे सकते। सैंपल केवल उसी डॉक्टर को दे सकते हैं जो डॉक्टर उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो, यानी कि डिग्री होल्डर हो। अदरवाइज आप नहीं कर सकते, मुझे लगता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में उसका रिटर्न भी फाइल होना चाहिए। इनकम टैक्स शो करेगा कि वाकई में आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वेबसाइट पर भी डालना पड़ेगा। सांसदों की सैलरी, सांसदों का सब हिसाब तो इलेक्टोरल बॉन्ड अगर आप डाल देते हो तो डॉक्टरों का भी डालना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ऊपर। ये पहली बार भारत में सदी का कोड आया है और इस कोड का स्वागत होना चाहिए। ये इनिशिएशन भले ही है, ये शुरुआत भले ही है, लेकिन इंग्लिश मेडिसिन का जो अत्याचार, जो लूटपाट देश में चल रही है, उस लूटपाट के ऊपर प्रतिबंध लगेगा। इलाज करवाने में कोई बुराई नहीं, इलाज करवाइए, इलाज करिए, लेकिन ये जो डॉक्टरों से फार्मास्यूटिकल कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं वो अब भारत में नहीं चलेगा। और भारत में वो नहीं चलेगा मतलब चलने नहीं दिया जाएगा। ये मुझे लगता है कि भारत सरकार का एक्सक्लूसिव बहुत अच्छा ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने कोड जारी कर दिया है। और कोड जारी करते हुए मैं इसकी एक कोशिश करूंगा, जब मैं इसको यूट्यूब पर डलवाऊँ, आप लोग अगर दोबारा देखना चाहेंगे यूट्यूब पर डलवाऊँ तो वहाँ पर उसका लिंक एक पेस्ट कर देंगे जहाँ से आपको ये कोड डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको पढ़िए। मुझे लगता है कि इस पर भविष्य की फार्मास्यूटिकल कंपनियां और भविष्य की मेडिसिन, भारत में जो गब्बर बैक होने की बात होती है तो गब्बर इस बैक न करना पड़े किसी को, कोई व्यक्ति सामने उतर कर ना आए। इसलिए इनकी लूट, नर्सिंग होमों की लूट, और इसको कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए छोटा कदम है, इनिशियल है। अब इसको बड़ा किया जाएगा और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार निश्चित रूप से होगा।